नमस्कार, देशोन्नति के इस स्पेशल सेगमेंट में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। इस स्पेशल सेगमेंट में हम उन व्यक्तिमत्वों को बुलाते हैं जो जीरो से हीरो तक की जर्नी करके एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। और आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है। आप अगर नागपुर से होंगे तो आपको फन प्लैनेट के बारे में तो जरूर पता होगा। तो आज हमारे स्टूडियो में फन प्लैनेट के ओनर मिस्टर अनिल वाधवानी जी बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो सर, बात तो हम करेंगे ही आपके बिजनेस के बारे में, लेकिन उसके पहले शुरुआत आपकी बचपन की स्टोरी, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से करते हैं। हमें उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मैं अनिल वाधवानी, ओनर जेरी प्रॉफिट एंड फन प्लैनेट ग्रुप है हमारा। और स्टार्टिंग मेरी जो हुई है वो बहुत एक नॉर्मल फैमिली से स्टार्टिंग हुई है मेरी। मेरे फादर रेलवे में जॉब करते थे और हम 4 भाई बहन थे। तो बहुत साधारण, जिसको कह सकते हैं शुरुआत, वैसी शुरुआत हुई है। घर भले अपना था, लेकिन फादर पार्ट टाइम कुछ काम भी करते थे। वो पार्ट टाइम काम करने में फादर को बहुत सारे लॉसेस भी हुए। तो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी शुरुआती नहीं रही, लेकिन ड्रीम्स बहुत हाई रहते थे। ड्रीम्स तो ऐसे रहते थे कि हमको बिल्कुल अंबानी की तरह उड़ना है। तो जो कर्म करना है सच्चाई से करना है। सच्चाई के सिवा हमको आगे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे फादर हमको सिखाते थे कि बेटा, इट इज़ बेटर टू लूज़ मनी रादर द रिलेशनशिप्स, रादर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स। ये सबसे मेन चीज़ होती है एक बिज़नेस चलाने के लिए। तो धीरे धीरे मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। कॉलेज लाइफ के में मैंने BE सिविल किया है, सिविल इंजीनियरिंग किया। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ घर में परिस्थिति ऐसी आ गई कि कुछ फादर के लॉसेस होने के वजह से मुझे बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ा। तो बिज़नेस में बहुत समय किया, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। तो मैंने फादर को बोला कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ से एक 30-35 हज़ार रुपये से मैंने स्टार्टअप किया, जिसमें मैंने सीमेंट की एजेंसी और स्टील ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया था। और अचानक फिर फादर की डेथ हो गई, जिसमें पता चला कि हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, जो घर है वो भी नहीं बचेगा। अच्छा। तो बस आंखों में आंसू ही थे कि एक घर की कीमत जो होती है 15-16 लाख रुपए के आसपास घर बिक रहा था, और 20 लाख रुपए के आसपास हमारे ऊपर कर्जा था उसका। तो एक डिपॉजिट देने के लिए भी कहीं पे भी पैसे नहीं थे। बट सच्चाई से आगे बढ़े, दिन रात मेहनत की। मैंने सुबह 8 बजे से लेके रात के 3-3, 4-4 बजे तक के काम किया। साथ में मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। उस समय 2004 में ICICI प्रूडेंशियल जब स्टार्ट हुआ था, तब उसको एज अ इंश्योरेंस एजेंट करके मैंने उसको लगाया। तो उन्होंने बहुत साथ दिया। और रात को 7 बजे 8 बजे के बाद में थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता था मुझे, 1-2 घंटे का, तो मैं उसके साथ फिर इंश्योरेंस में भी काम करता था। तो धीरे धीरे करके मैंने एक के बाद एक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया। मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में मुझे बहुत अच्छी गति मिली। फिर धीरे धीरे मैंने पार्टनर्स को जोड़ा। मेरे 40 साल पुराने, आज 40 साल हमारी दोस्ती को हो गए हैं। मैंने अपने पार्टनर्स को साथ में जोड़ा। और सिविल इंजीनियरिंग का एक भूत सवार था, और एक बचपन में सपना जिसको देखा हुआ बोलते हैं, क्योंकि उस समय जब हम लोग मकान लेने जाते थे तो वो न उस समय लोन की सुविधा होती थी और न उतने पैसे होते थे। तो मकान जो घर हमको पसंद आता था, बहुत अच्छा इंटीरियर के साथ, वो 10-12 लाख रुपए पे होता था, और हमारे पास 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा हमारी पोजीशन नहीं रहती थी उस समय। तो लोन मिलता नहीं था उस समय। तो बचपन से ही ख्वाब देख लिया था कि जो बनाना है, एक तो अफोर्डेबल में ज़्यादा काम करना है, और अफोर्डेबल के साथ साथ लग्जरी भी देना ज़रूरी है। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय आदमी जैसे तैसे वो पैसे जमा करता है, जीवन की सारी पूंजी एक बिल्डर के पास लेके जाता है। तो
उसके पैसे कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए, या ऐसा कहना चाहिए कि सरकार की बहुत सारी ड्यूटीज़ उसके ऊपर लगती हैं घर के ऊपर, तो उसके बाद उनके पास पैसे बचते नहीं हैं। तो उसको हमको कैसे भी करके सेमी इंटीरियर फ्लैट्स हम लोग दे दें अगर, तो उनको फिनिशिंग के पैसे बच जाएंगे और उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। तो ये उद्देश्य से हम लोगों ने स्टार्ट किया। लेकिन आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसके लिए फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आपने ये बात अपने घर वालों के सामने रखी कि मुझे अपना एक खुद का एक वेंचर शुरू करना है, तो उनके रिएक्शंस क्या थे? पहले तो फादर अगेंस्ट में थे। उन्होंने बोला मैं कोई भी साथ नहीं दे पाऊँगा इसमें। तो मेरे घर में एक पुरानी कार थी, तो मैंने फादर को यही बोला कि पापा ये कार जो है ये मुझे दे दो, मैं इसमें से जो कर सकूँगा वो कर सकूँगा। तो फिर मैंने उसको 35,000 में सेल किया, और सेल करने के बाद मैंने सीमेंट का एजेंसी स्टार्ट किया, और फिर मार्केट सपोर्ट मिलते गया। साथ साथ मैंने बताया कि वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था जी। 2004 में जब वाइफ को वहाँ स्टार्टअप दिया तो पहले साल में ही उनकी बहुत अच्छी इनकम होने लगी। और देखिए इनकम कभी भी अच्छी होने से और टैक्सेस पूरे अच्छे से तरीके से भरने से एक बैंकिंग सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे बैंक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जी। मतलब स्टार्टअप करने के लिए जब पैसे नहीं है किसी के पास, तो आज भी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी MSME लोन्स और ये वो सब सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय पर्सनल लोन मिलता था जी। तो पर्सनल लोन ने मुझे हीरो बनाया, आप ये समझिए। अच्छा। मैंने एक के बाद एक पर्सनल लोन लिया। 3-4 साल तक के वो पर्सनल लोन का जो मेरा सीन चला, उसमें मुझे ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिली। साथ में अच्छी नीयत से आप अगर काम कर रहे हो और अच्छी मंशा से काम कर रहे हो और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, तो सक्सेस के लिए भगवान बैठा है जी, जरूर। वो कभी भी आपको पीछे नहीं रखेगा जी। बस काम सच्चाई से होना चाहिए आपका। सही बात है। अभी हम आपके बिजनेस की जर्नी की ही बात कर रहे हैं, तो जर्नी में तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे पार करें, किसके पास जाए, किससे सलाह लें। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, और आपने उसको, अगर हुआ भी है तो उसको ओवरकम कैसे किया? हाँ, मेरे इनिशियल फेज़ जो था वो बहुत ख़राब था, दौर अच्छा नहीं था। उस समय मेरे पास स्टार्टअप जब किया था मैंने, तो उस समय मुझे मात्र एक 100 बोरी से, सीमेंट की 100 बोरी से मैंने इस काम स्टार्ट किया था। और उस समय बस जुनून एक ही था कि मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने उस हर्डल को पार करने के लिए सुबह 8 बजे उठकर लोगों के यहाँ एक पर्सनल एक घर पे जाकर, जिनके यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है उनके यहाँ जाके अपना कार्ड देना, अपना इंट्रोडक्शन देना। कई लोगों ने मुझे घर से भगा भी दिया कि हमको ये सीमेंट आपसे नहीं लेना है, आपको क्या करना है आप मत आओ मेरे यहाँ। अच्छा। हाँ, हमको जहाँ से हमको समझेगा हम वहीं से लेंगे, आपको क्या करना है। तो कई लोगों ने भगाया भी ऐसा मुझे, बट मैंने हार नहीं मानी। माइंडसेट था कि अपने को आगे निकलना है, तो बस वो माइंडसेट पे ही काम किया। एक माइंडसेट सबसे ज़्यादा मेन जो है तरक्की का एक रीज़न होता है। अगर आपने सोच लिया है और दृढ़ निश्चय है आपका, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बात तो सही है। और जो दृढ़ निश्चय से आगे जाते हैं, भगवान भी उनका साथ देता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात सच्ची है। सर, अभी एक थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि कॉलेज लाइफ में, आज तो वैलेंटाइन डे है और कॉलेज लाइफ में तो सबका क्रश होता ही है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कॉलेज में कभी? पर्सनल लाइफ में क्रश तो बहुत सारे हुए हैं। ऐसा किसी को पर्टिकुलरली एक को नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा कई बार मेरे बुक्स के अंदर कभी लव लेटर आया, कभी किसी ने फ्लावर्स भेजे, कभी वैलेंटाइन डे पे किसी ने फ्लावर्स भेजे। तो वो समय था हमारा। उस समय हम लोग बहुत अच्छा गीत संगीत भी गाते थे, हम लोग कॉलेज के स्टेज पे गाते थे। तो बट नेचुरल है, कोई ना कोई अट्रैक्ट होता ही था। अच्छा। हाँ। तो अभी आज वैलेंटाइन डे है और आप गाते भी अच्छा है, तो अपनी वाइफ के लिए एक गाना तो बनता ही है। छोटी सी दिल
की उलझन है वो सुलझा दो तुम। जीना तो सीखा है मर के, मरना सिखा दो तुम। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह प्यार का दिया जले, ओ रोज रोज आँखों तले। बहुत खूब, बहुत खूब। और कोई मैसेज आपकी मिसेस के लिए इस वैलेंटाइन डे के दिन? मैसेज मैं दे सकता हूँ एक शायरी के थ्रू जी ज़रूर, इरशाद इरशाद। कि ए कलम आहिस्ता चल, ए कलम आहिस्ता चल, नाजुक मुकाम है, अरे तेरी नोक के नीचे मेरी महिमा का नाम है। बहुत खूब। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपके और कौन से वेंचर्स हैं? देखिए अभी हम लोग अफोर्डेबल से हम लोगों ने अपनी जीवन स्टार्ट किया था, अभी हम लोग लग्जरी में आ गए हैं। और हमारे यहाँ पे 9-10 प्रोजेक्ट्स नागपुर सिटी में, मेनली उत्तर नागपुर में बहुत ज़्यादा काम है। इसमें हमारा जो एक मेन फन प्लैनेट वाटर पार्क एडवेंचर अम्यूज़मेंट पार्क है, उसके अलावा जरीपट का एरिया में कोराडी रोड पे सिल्वर वैली करके स्कीम है हमारा, गोविंद रेसिडेंसी है, कृष्ण लीला फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 है, गोविंद रेसिडेंसी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 है। उसके बाद एम्पीरियो, हमारा एक जेरी एम्पीरियो के नाम से एक बड़ा टावर है, दैट इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ जरीपट का। उसके बाद एक हमारा द एम्पायर करके हमारा टॉलेस्ट टावर ऑफ नॉर्थ नागपुर आप उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक नया स्टार्टअप लिया है स्काईलाइन इंफ्रा के नाम से, औरम करके हमारा नया स्कीम स्टार्ट हुआ है, जो 2 तारीख को अभी लॉन्चिंग हुआ है जस्ट। तो दैट इज़ द टॉलेस्ट टावर, वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर ऑफ द सिटी। उसमें 30 फ्लोर्स के आसपास का टोटल है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 30-35 lakhs टू 4.5 करोड़ तक की रेंज है। स्काई विलास भी है इसमें, करीब 11 करोड़ 10.5 करोड़ रुपए का स्काई विला भी है इसके अंदर। आपके आगे के और प्लान्स क्या है सर? आगे का प्लान जो फन प्लैनेट को लेके जो मुझे लगता है, जिसमें मुझे रियल हैप्पीनेस महसूस होती है, यानी जो बच्चे आते हैं और धमाल करते हैं, बहुत खुशी खुशी नाचते हैं, गाते हैं, तो वो देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मन प्रसन्न होता है। और आगे कोशिश है उसको आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ पे हम लोगों ने अभी रिसेंटली डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछले 2 साल से हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। ओके। हाँ सर, अभी जैसे आपने बोला कि आपका बिजनेस कुछ और ही आपने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, और अभी आप इतने बड़े बड़े वेंचर्स कर रहे हैं, तो फन प्लैनेट एक बहुत अलग तरीके का वेंचर है इन सब में से। तो आपको उसका मोटिवेशन कहाँ से मिला था, या फिर आपको क्यों लगा कि हमें ऐसा भी कुछ करना चाहिए? हाँ, इसके पीछे बहुत अच्छा गहरा रीज़न है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो इसमें कैसा है, 2014-15 में ना बहुत ज़्यादा रियल स्टेट काम नहीं कर रहा था। तो मेरी विचारधारा ऐसी थी कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो रियल स्टेट से थोड़ा सा हटके हो और जिसमें से रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे, ताकि हम रियल स्टेट समझो अगर नीचे भी जाता है तो हमको कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसको देख के हम लोगों ने पूरा सर्वे किया। हम लोग यूएस गए, लॉस वेगास, सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर गए, उसके बाद चाइना होके आए हम लोग, और दुबई गए, और यहाँ के सारे रिसोर्ट्स, डेला रिसोर्ट्स जैसे है, एम्बे वैली है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको ये समझ में आया
कि कुछ भी हो जाए, एंटरटेनमेंट मार्केट में ख़त्म नहीं होगा। भले लोग कम पैसा कमाएंगे, लेकिन एक तो फूड और एंटरटेनमेंट, ये दो इंडस्ट्री कभी भी डाउन नहीं जाएगी। और ये इंडस्ट्री कंटिन्यू, हम लोगों ने स्टडी किया तो कंटिन्यू ये हर साल 40-50% ग्रोथ पे ही चल रही थी। तो आज मैं समझता हूँ कम से कम मैं समझता हूँ 17 to 18 टाइम्स पिछले 20 साल के अंदर में फूड इंडस्ट्री ग्रो हुई है। तो वो देख के हम लोगों ने ऐसा स्टार्टअप लिया। और एंटरटेनमेंट एक तो सोशल कॉज भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पूरा हो रहा है। एक बच्चों को खुशी मिल रही है। कुछ स्कूल की विजिट्स होती है हमारे यहाँ, स्कूल के बच्चे आते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा गाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, खुशी मनाते हैं, तो हमको भी थोड़ा सा देख के बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। यानी सच में दिल वहाँ पे खुश होता है। बड़े टावर्स देख के दिल खुश नहीं होता, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर हमको जो सुकून मिलता है, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। बहुत अच्छा लगता है। सही में ये तो बात बहुत अच्छी है। और आपके इतने बड़े बड़े वेंचर से आपकी सफलता की इतनी बड़ी कहानी है, इतना बड़ा संघर्ष है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई घटना घटी है कि जो आप कभी नहीं भूलना चाहते या फिर कभी भूल नहीं सकते? वो अच्छी भी हो सकती है या फिर बुरी भी हो सकती है। आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल आपने पूछ लिया। मैं शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। 2004 में मेरे फादर जो थे वो फुल एक्टिव थे। और जैसे मैंने बताया कि मैंने 2004 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो थोड़े दिनों के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि मेरे आगे के दिन कैसे जाएंगे मेरे। तो थोड़ा बहुत बिज़नेस ने मेरा पिकअप उस समय लिया था, तो काफ़ी हैप्पी थे उस समय। और मेरे को उन्होंने बोला कि मेरी कार 35,000 रुपये की आपने बेच डाली और अब समय आ गया है कि दूसरी कार ली जाए। तो मैंने कहा उनसे कि अभी जस्ट 1 साल ही हुआ है मेरे बिज़नेस को, आप थोड़ा वेट कीजिए, कार नहीं हम लोग फ्लाइट में भी घूमेंगे। बट ही सेड कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है। ही वॉज जस्ट 60 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है बेटा, अपन हम लोग कार ले लेंगे। तो इस बात पे थोड़ा सा मन मुटाव हो गया मेरा। मैंने कहा मैं बिज़नेस फिर बंद कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से आप काम कीजिए। तो उन्होंने बैकआउट किया। किसी को पैसे भी दे के आए, लेकिन उन्होंने फिर बैकआउट किया कि ठीक है, मैं अभी आपकी बात रखता हूँ। और मैंने एक्चुअली थोड़ा गलत उनसे कहा था कि अगर आप कार लेके आओगे तो फिर मैं शायद घर पे नहीं रहूँगा। तो वो वर्ड्स जो थे मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। मुझे बार बार उस चीज़ का ध्यान आता है, और मेरे मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकले ये समझ में नहीं आया मुझे। तो ये बात फिनिश हो गई। उसके ठीक 8 दिन के बाद मेरा जन्मदिन था। 11/11/2004 को मेरा बर्थडे था। और वो बर्थडे के दिन आधी रात में उनको मैसिव हार्ट अटैक आया। और मैसिव हार्ट अटैक आने के बाद आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं था, और मेरे पास उनको शिफ्ट करने के लिए कार नहीं थी। तो ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बहुत कोशिश किया 3-4 लोगों के यहाँ मैं कार उठा के ला सकूं। तो उस प्रोसीजर में मुझे आधी पौन घंटा लग गया कि किसी को रात को 4 बजे मैं उठाऊं और वो मुझे कार की चाबी दे और मैं उठा के घर पे आया। तो जब घर पे आ गया तो सारा खेल ख़त्म हो चुका था। तो मुझे इस बात का ज़िंदगी भर रिग्रेट रहा। ज़िंदगी भर मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊँगा कि मैंने मेरे फादर को, जो उनकी अंतिम इच्छा थी कि बेटा मेरे को कार में घूमना है, मैं वो पूरी नहीं कर सका। आज मैं उनके लिए 10 नहीं 20 कार खरीद सकता हूँ, लेकिन फादर नहीं खरीद सकता मैं। सही बात है। तो ये अरमान ज़िंदगी भर का जो है वो मुझे, मतलब जो आदमी सबसे ज़्यादा खुश होता था मेरे से, जो मेरी प्रोग्रेस पे सबसे ज़्यादा खुश होता था, जो बड़ी बड़ी कारों में घूमने का ख्वाब देखता था, मैं उसका ख्वाब पूरा नहीं कर सका।
और मेरे लिए सारी दौलत वेस्ट है उसके सामने। आज मैं जो भी बड़ी चीज़ खरीदता हूँ या कुछ लेता हूँ तो सबसे पहले उनका ख्याल आता है। तो इस सिलसिले को मैंने करीब करीब 20 साल अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि जन्मदिन के दिन मुझे यही फील आता है कि तू कहीं छोड़ के मत जा, मैं जा रहा हूँ ना। फिर बाद में कुछ ऐसा भी लगता है कि शायद उनकी ब्लेसिंग्स ऊपर से ज़रूरी थी, बाकी नीचे सब ठीक था, लेकिन एक जो भगवान को ऊपर में जाके एक ठीक करना था या उनसे ब्लेसिंग्स लेना था, वो शायद मेरे फादर ने मेरे लिए वहाँ पर जाके की है, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे अभी। हाँ। आपकी ज़िंदगी तो हमने अभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ी बहुत सुनी है, आपका संघर्ष हम सब जानते हैं, लेकिन अभी जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें अभी नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कुछ नया अपना वेंचर स्टार्ट करना है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी बैकआउट कर लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप बड़ों का आशीर्वाद अपने साथ रखें, उनका दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि उनका दिल दुखाने से शायद आपकी चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। पैसा कभी भी आ जाएगा, लेकिन उनका जो मन खराब होगा वो कभी ज़िंदगी में हमको नहीं करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। किसी से भी रिलेशंस ख़राब करने के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना नुकसान होगा, इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि रिलेशंस पहले है, पैसा बाद में है। बराबर। तो ये बहुत अच्छा एक संदेश है कि आप रिलेशन मेंटेन करके और रिलेशन बना के सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ें, और जो बोना है वही पाना है, यही सच्चाई है जीवन की। जी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे Thank you. साथ यहाँ पर जुड़े और आपने अपने संघर्ष की कहानी, अपने ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ यहाँ पर हमें बताई। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ऐश्वर्या जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे मिस्टर अनिल वाधवानी जी। आपको इनका इंटरव्यू कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।